जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर जीके एंड करंट अफेयर्स बाय सीके सर में। दोस्तों आज संडे और मैं आप लोग के लिए आज संडे कमेंट बॉक्स लेकर के आया हूं। तो आज मैं आप लोगों के लिए सवालों का जवाब दूंगा और इस सवालों के जवाब में हो सकता है आपका भी सवाल पिक हो गया हो और या आपके जो मन में क्वेश्चन चल रहा हो किसी भी टाइप को लेकर के, तो हो सकता है आज के इस कमेंट बॉक्स में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का हेल्पफुल कंटेंट दोस्तों मैं यहाँ लेकर के आते रहता हूँ। और भाई को इंस्टा पर भी फॉलो कर लेना। तो चलते हैं वीडियो के तरफ। तो दोस्तों मेरे हाथ में मोबाइल है और फर्स्ट कमेंट जो है वह लिखते हैं प्रदीप कुमार राम जी और यह लिखते हैं सर मेरे परदादा के नाम से खतियान है और मेरे बड़े दादा के नाम से जमाबंदी चल रहा था और मेरे बड़े दादा के बेटे और पोते ने अपने नाम से जमाबंदी करा लिया है और कहता है कि यह मेरे दादाजी का है, आप लोगों का नहीं है। तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा यहाँ पर कि खतियान चाहे किसी के भी नाम पे हो, वो पुराना खतियान है। अभी जो है जमाबंदी जो है आपके दादा और उनके बेटे और पोते के नाम पे हो गया है। तो यह जमाबंदी उनके नाम पे कैसे हुआ, आपको जो है यह पता करना होगा कि उनके नाम पे कैसे हुआ। अगर आपके दादाजी ने खुद उनके नाम पे कर दिया है या फिर और कोई कारण है या फिर यह जालसाजी से हुआ है, आप पूरा केस क्लियर कीजिए। उसके बाद में जो है अगर उन लोगों ने जालसाजी किया है तो आप पंचनामा कराइए या फिर सिविल कोर्ट जा सकते हैं। अगर उन लोगों ने सही किया कराया है और उनको जो है लीगली तरीके से उनके नाम पे जो है जमाबंदी अब खुल चुकी है तो अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं आप। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं रमाकांत कुमार शाह और वो पूछ रहे हैं कि सर अगर रैयत इंडिया से बाहर है तो कैसे होगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि जो भी इंडिया से बाहर हैं या फिर अनअवेलेबल हैं, उपस्थित नहीं हो सकते हैं सर्वे के टाइम पे, उनके लिए सरकार ने जो है ऑनलाइन एक सिस्टम शुरू किया है। आप फॉर्म भर करके फॉर्म 2 और अपना पूरा कागज़ उसमें अटैच करके उसको स्कैन करके आप PDF फॉर्मेट में जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में उसका पूरा प्रोसीजर बता दूंगा कि आपको वो कैसे करना है। आप उसके थ्रू जो है अपना सर्वे कहीं से भी करा सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं कौशल मंडल जी और वो लिख रहे हैं कि सर मेरे गांव में स्कूल के नाम पे ज़मीन सरकार के नाम पे दान में दिया गया है, पर 20 साल से ज़्यादा का समय हो गया है पर स्कूल नहीं बना, अब उस ज़मीन का क्या होगा। तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं कि अगर आपने कभी भी जो है सरकारी संस्था के नाम पे ज़मीन दान में दे दिया, उसका जो है रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे वहाँ स्कूल बने या ना बने। हाँ, आप लोग के गांव की जो लोग हैं या आप लोग जो हैं, आपका दायित्व बनता है कि वहाँ स्कूल बनवाएं, चाहे उसके लिए आपको वीडियो से बात करना हो, अपने सरपंच के थ्रू बनवाना हो या फिर आपके जो एरिया के MLA हैं MP हैं उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, उनके थ्रू वहाँ पर स्कूल बनवाया जाए, क्योंकि स्कूल रहेगा तभी वहाँ के बच्चे शिक्षित होंगे। अगर वहाँ पर स्कूल नहीं भी बनी है तो वो जो ज़मीन है वह स्कूल विभाग की ही होगी, वो किसी की नहीं हो सकती और इस सर्वे में भी जो है स्कूल विभाग की ही जमीन रहेगी वो। अगला जो कमेंट्स हैं वो लिखने वाले हैं श्रवण कुमार जी और यह लिखते हैं सर मेरे पापा 2 भाई थे लेकिन मेरे चाचा को एक ही बेटी है, जमीन बेटी के नाम से लिख दिए हैं, तो भूदान जमीन कितना होगा। भूदान जमीन दादा के नाम से है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर भूदान जमीन है, कोई भी भूदान जमीन हो, उसका रजिस्ट्रेशन आपके दादाजी के नाम पे सबसे पहले होना चाहिए। अगर दादाजी के नाम पे रजिस्ट्रेशन है तो दादाजी की ज़मीन हुई, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो दादाजी की भी ज़मीन नहीं है, वो जिसने दान दिया वो उसी का हो जाएगा। हाँ, अगर आपके दादाजी के नाम पे ज़मीन है तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिएगा कि दादाजी के हिस्से में जो है वो सबका होता है, चाहे उनका नाती हो या फिर नातिन हो, तो वह जो है बराबर का हिस्सा सबका होगा उसमें। तो उसका जो है उसमें चाचा का भी, आपके जो लड़की है उसका भी बराबर का हिस्सा होगा। तो आप जो है आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उनकी भी ज़मीन उसमें अपने हिस्सेदारी का उनको जरूर मिलेगा दोस्तों। अगला जो कमेंट्स हैं वो लिखने वाले हैं डॉक्टर KH चंद्रा कुमार सिंह जी और यह लिखते हैं आई एम वर्किंग अंडर UK स्टेट गवर्नमेंट, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी फॉर बाइंग एंड अप्लाइंग दिस BH सीरीज रजिस्ट्रेशन फ्रॉम ए स्टेट लाइक दिल्ली, Chandigarh, where BH series is already implemented because UK government is not started yet। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं दोस्त कि आप जो है उस स्टेट से तभी भारत सीरीज ले सकते हैं वहां पर जॉब कर रहे हो या फिर जो है आप वहां के परमानेंट निवासी हैं।
तो आपको एक तो परमानेंट एड्रेस वहाँ का होना चाहिए या फिर आपका वहाँ सर्विस सर्टिफिकेट होना चाहिए कि मैं इसी स्टेट में सर्विस करता हूँ। अगर दोनों ही केस में आप वहाँ के नहीं हैं तो आप वहाँ का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकते हैं। अगर आप जो है इन दोनों में से कोई भी फॉलो आपका मिल रहा है तो आप वहाँ से बेफिक्र आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगला जो कमेंट है वह लिख रहे हैं कि ऋतिक राय जी हैं, वह लिखते हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा, हमें एक अपना ज़मीन म्यूटेशन डाला है लेकिन वो रिजेक्ट हो चुका है। वहाँ से रीज़न दिया है कि मेरा ज़मीन 67 डिसमिल है लेकिन सेलर उससे ज़्यादा सेल कर दिया है, कुछ ऐसे बता रहे हैं, प्लीज़ आप हेल्प कर सकते हैं, आगे क्या करें। तो दोस्त मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि आप जो है कभी भी ज़मीन खरीदने जाते हैं, ये सबके लिए है, अगर आप कभी भी ज़मीन खरीदने जाते हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी होती है, यानी जो है बायर की जिम्मेदारी होती है, आप खरीदार की जिम्मेदारी होती है कि आप उस ज़मीन का जो है अच्छे से पता कर लीजिए कि वह ज़मीन जो है उसका खाता नंबर कितना है, खेसरा नंबर कितना है, उसका जो है चकबंदी अगर हुआ है तो चकबंदी खाता नंबर खेसरा नंबर कितना है, और यह भी पता कर लीजिए कि वह ज़मीन जो है उसके अगर परदादा के नाम पे हैं तो उनके भाई कितने बेटे थे, उनके कितने नाती हैं, पूरा वंशावली ले लीजिए। उसके बाद जो है आप किसी जानकार आदमी से संपर्क कीजिए कि इनके हिस्से का जो ज़मीन है वह कितना पड़ेगा उस पार्टिकुलर प्लॉट में, उसके बाद ही आप जो है रजिस्ट्री कराइए। अब जब आपने रजिस्ट्री करवा लिया है, अब आपका म्यूटेशन रिजेक्ट हुआ है, आप फिर से जा करके चकबंदी ऑफिस में या फिर अंचल ऑफिस में आप इसको पूरा से देखिए कि क्या यह सही है। जो रिजेक्ट हुआ है उनका अगर 67 डिसमिल से कम है ज़मीन, तब जो है आपको जितना वो ज़मीन है उतना का ही जो है म्यूटेशन होगा, बाकी का नहीं होगा। और अगर आप अब चाहते हैं कि सुधार करा लें तो आप उस जो बेचने वाला पार्टी है उससे मिल करके आप रिक्वेस्ट करके उससे पैसा वापस ले लीजिए बाकी ज़मीन का। अगर वह ज़मीन वहाँ पर उसकी है तो उससे कागज़ मांग लीजिए पूरे ज़मीन का और उसके साथ लगा करके आप फिर से जो है इसका अलग से म्यूटेशन फाइल करके आप म्यूटेशन करा सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं गणेश पासवान जी, और वो लिखते हैं कि सर मेरे बाबा के नाम पर ज़मीन है, ऑनलाइन से चेक कर रहा हूँ, बाबूजी का नाम नहीं आ रहा है, जिला वैशाली, सर मैं क्या करूँ। भाई तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए गांव में जो होता है ना वो ज़मीन जो है आपके बाबा परदादा के नाम पे ऐसे सबका ये नॉर्मल है आजकल। तो अभी इसमें होता था क्या कि पहले जो है ऑफलाइन रसीद कटता था, अब जो है ऑफलाइन रसीद नहीं कटता है, ऑनलाइन करता था। तो ऑफलाइन में क्या होता था, हम जाते थे अपने क्षेत्र के कर्मचारी के पास, उसको बोलते थे कि सर मेरा ये खाता नंबर ये है, खेसरा नंबर ये है, इनके नाम पे ज़मीन है, इनका रसीद काट दीजिए। वो रसीद काट देते थे और हमारे को एक पेपर पकड़ा देते थे और उस पर जितना पैसा होता था हम उनको दे देते थे। हर साल ऐसे ही होता था। अब क्या है, अब जो है आप घर बैठे ऑनलाइन जो है इसका रसीद कटा सकते हैं और ऑनलाइन ही पेमेंट करना है आपको, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। तो होता यह है कि बहुत सारे लोगों का जो है पंजी 2 में यानी रजिस्टर 2 में नाम ही नहीं चढ़ा है। तो अगर नाम नहीं चढ़ा है तो उसमें जो है रसीद आपका नहीं कटेगा। तो आपको जो है ऑनलाइन उसको पहले चढ़ाना है, उसके लिए परिमार्जन करना होगा आपको। परिमार्जन के बाद जो है आपका अगर उसमें रजिस्टर 2 में नाम चढ़ जाता है उसके बाद आप घर बैठे अपना जो है अपना रसीद कटवा लीजिए। और दूसरी बात कि अगर आपके दादाजी की नाम के ज़मीन है तो दादाजी के ही नाम पे रहेगी, जब तक आप जो है अपने बाबूजी के यानी पिताजी के नाम पे जो है आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते हैं, आप उसका म्यूटेशन नहीं करा सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दिया हूं कि आप आपसी बंटवारा कैसे करें, उसके लिए 3 प्रोसीजर है। आप वो जाकर के वीडियो देख लीजिए मेरा प्लेलिस्ट में और आपको जो है पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं जगदीश चौहान जी, और यह लिख रहे हैं कि सर सिक्किमी ज़मीन का सर्वे कैसे हो रहा है। तो दोस्त सिक्किमी ज़मीन का सर्वे कैसे हो रहा है इसके लिए मैं तुरंत एक नया वीडियो, इसके बाद ही वो नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली होगा, वो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि सिक्किमी ज़मीन का सर्वे कैसे होगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं अजय यादव जी, और वो लिखते हैं कि सर हमारे ज़मीन पर 70 साल से कब्जा है दूसरों का, उनका कहना है खरीदा है पर रसीद हमारे दादाजी के नाम से कटता है, क्या करें। तो देखिए मैं इसको पहले ही कमेंट से आपका रिलेटेड कमेंट्स है। मान लीजिए वो दादाजी ने आपका ज़मीन बेच दिया हो और आपको पता ना हो, तो उनके नाम से ज़मीन मतलब है नहीं, क्योंकि उन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं कराया होगा।
तो दाखिल खारिज नहीं कराने पे क्या होता है कि वो ज़मीन आपके जो है आपके दादाजी के नाम पे ही रहेगा, लेकिन आप लगान भर रहे हैं और उन लोगों ने बोला है खरीदा है, यानी उन लोगों ने दाखिल खारिज नहीं कराया है। तो आप इसका उन लोगों से बोलिए कि आपने अगर ज़मीन खरीदा है तो आप मेरे कागज़ दिखाइए। वो कागज़ आपको दिखाते हैं तो उसका आप फोटोकॉपी ले जा करके आप अंचलाधिकारी से या फिर रजिस्ट्री ऑफिस में उसका नकल निकाल लीजिए कि हाँ सच में इनको दादाजी ने लिखा था, नहीं लिखा है। अगर लिखा है तो उनको बोलिए कि भैया आप अपना जो है दाखिल खारिज करा लीजिए। दाखिल खारिज करा लेंगे तो उनके नाम पे ज़मीन कटने लगेगा, फिर वो लगान उसका पे करेंगे। अगर उन लोगों ने जालसाजी से लिखवाया है या फिर नकली कागज़ दिखा रहे हैं तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा दोस्त। तो इसलिए आप उनसे कागज़ ले लीजिए और आप जा करके इसको अंचलाधिकारी से मिल करके आप इस पूरे मामले को क्लियर कर लीजिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं संतोष कुमार जी, और वो लिखते हैं स्कूल के ज़मीन में नल जल का टंकी बना सकता हूँ या नहीं। तो भैया मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो नल जल परियोजना है उसका जो टंकी है ये गवर्नमेंट ने बोला है कि यह जो है गवर्नमेंट की ज़मीन में ही रहेगी। लेकिन गवर्नमेंट की ज़मीन में अब किस टाइप का वो ज़मीन है, यह जो आपने पूछा है यह स्कूल का ज़मीन है। तो स्कूल के ज़मीन में नल जल बनाने के लिए आपको जो है स्कूल डिपार्टमेंट से परमिशन लेना होगा, वो भी रिटेन में। अगर आपने वहाँ से परमिशन ले लिया, उन लोगों ने परमिट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पर नल जल का जो है आप बना लीजिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं दीपक कुमार सिंह, और ये लिखते हैं कि अच्छा ये बताइए हमारे गांव में सरकारी रोड नहीं है, आम लोगों के ज़मीन पे रोड बना है तो क्या सरकार मुआवजा देगी या फिर उसका क्या करेगी, और मेरा घर सरकारी ज़मीन पे है गैर मजरूआ तो उसका क्या होगा, जबकि मेरी ज़मीन पे लगभग 10 से 12 जगह से मेरे ज़मीन से होकर रोड निकलता है मेरे गांव में। तो अगर वो मेरे घर तोड़ेगी तो मैं गांव में जितना ज़मीन पे रोड है वो मैं रोड तोड़ दूंगा। दोस्त मैं आपका गुस्सा समझ रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, अगर आपके गांव में सरकारी रोड नहीं है तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो रोड हम लोगों ने बनाया है वह रोड जो है आपसी तालमेल से बना है, कि किसी किसी गांव में होता था कि रोड पे नहीं होता था या फिर आपके दरवाजे तक रोड नहीं जाती थी तो बरसात के टाइम में दिक्कत आता था या फिर गाड़ी नहीं जा पाता था। तो होता यह है कि आपसी मिलाप से जो है रोड बना लेते हैं लोग कि मैं भी ज़मीन दे देता हूँ, मैं भी ज़मीन देता हूँ और एक रोड बना लेते हैं। तो आपने अभी तो रोड बना लिया, लेकिन आपने जो दोस्त आपने अपना घर बनाया है वो सरकारी गैर मजरूआ ज़मीन में बनाया है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आपने जो है अगर आपने घर गैर मजरूआ ज़मीन में बना लिया है तो वह सरकार आपको कभी भी खाली करवा लेगी। अब सवाल यह आता है कि आपकी ज़मीन जो है वो रोड में है तो आपने जो है उस समय उसका मुआवजा क्यों नहीं लिया। मुआवजा तब मिलता है जब सरकार आपको फोर्स करती है कि ये ज़मीन जो है आपको रोड में देना पड़ेगा। तो आपके रोड में अगर ज़मीन वो मांगती है तो आपको भूमि अधिग्रहण एक्ट के तरफ से वह पूरा जो है मुआवजा उसका मिलता है, वह 4 गुना मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है आपका जो ज़मीन का मूल्य है उसका 4 गुना दिया जाता है। तो अगर भूमि अधिग्रहण के एक्ट वो रोड बना है तो आपको 4 गुना मिलेगा। अगर आपने जो है आपसी तालमेल से यह रोड अपनी सहूलियत के लिए बनवाया है तो वो सर्वे में जो है इस बार के सर्वे में क्या होगा कि वो रोड दिखाया जाएगा और वो जो ज़मीन है वो सरकारी खाते में चली जाएगी। तो वो सरकारी खाते में ज़मीन चली ही जाएगी और ये जो है ये आपका जो है यह ज़मीन भी ऑलरेडी सरकारी ही है, तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं तारा एलोन जी, और ये लिखते हैं कि सर क्या सर्वे होना निश्चित है। भाई ये कैसा सवाल है, सर्वे होना तो हर जगह निश्चित है भाई, क्योंकि ये जो है पहले जो है कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था, उसके बाद में जो है रिविजनल सर्वे हुआ था, फिर चकबंदी हुआ था। तो ये सारे जगहों पे नहीं हुए थे, लेकिन फाइनली अब जो है ये स्पेशल सर्वे हो रहा है। तो स्पेशल सर्वे जो है बिहार के पूरे 38 जिलों में होगा और सबका होगा और ग्रामीण क्षेत्रों का ही ओनली होगा, शहरी क्षेत्र का नहीं होगा दोस्त। तो यह जो है हर जगह का निश्चित होगा और इसके बाद भी कोई सर्वे नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह जो है डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे होगा। उसके बाद जो है अगर कोई भी ज़मीन की खरीद बिक्री कुछ भी होता है तो वह डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म से जो है उसी में करेक्शन होता जाएगा और मैप तैयार ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो यह जो है फाइनल सर्वे है और स्पेशल सर्वे है। अगला जो कमेंट है वो लिखते हैं सुमंत कुमार अमीन जी हैं, और वो लिखते हैं कि जो ज़मीन आज से 20 साल पहले बंदोबस्त हो चुका है उसका भी गिरेगा क्या। गिरेगा क्या मतलब क्या कहने का इनका यह है कि जो मैंने एक वीडियो बनाया था बुलडोजर से सबका जो गिराया जाएगा 1 अप्रैल से, जो सरकारी ज़मीन अतिक्रमण कर रखे हैं। तो देखिए अगर आपका ज़मीन बंदोबस्त है वह बिल्कुल लीगली तरीके से है
तो आपको कोई आंच नहीं आने वाली है। वह जो है आपके नाम से खाता खुल गया उसका, तो सरकारी ज़मीन रहा ही नहीं, तो उसका क्यों गिरेगा। हाँ, अगर आपने जालसाजी से वो ज़मीन ले लिया है, सीओ से मिलके या फिर कर्मचारी से मिलके, और उसका जो है ऐसे ही आप रसीद कटवा रहे हो, तो आप जो है आप बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब जो है वो कभी भी आपकी जो है पूरी वो उसका जांच पड़ताल होगा, और आप उसमें अगर गलत पाए जाते हैं तो आपका ज़मीन फिर से ले लिया जाएगा और आपका घर तोड़ दिया जाएगा। तो यह डिपेंड करता है कि आपने ज़मीन वो किस तरीके से लिया है। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं डॉक्टर BD सिंह, मैथ समस्तीपुर। यह लिखते हैं कि यदि ज़मीन का कागज़ किसी एक फरीक के पास है, बाकी वह नहीं दिया तो देखिए इनका सवाल यह है कि मान लीजिए आपके दादा परदादा कई भाई हैं और वो नहीं रहे, अब एक जो फरीक है यानी एक जो पार्टी है इनका वंश वृक्ष में एक साइड का, उन लोगों ने वो कागज़ ले लिया है, क्योंकि खतियान तो एक ही होता है, और उन लोगों ने के पास खतियान है, उन्होंने हमारे को नहीं दिया, तो क्या होगा। तो देखिए वो अपना सर्वे कराने के लिए तो वो तो देंगे ही, तो वो क्या है वो फोटोकॉपी देंगे उसका। फिर आप क्या कीजिए कि आप अपना वंशावली दे दीजिए। अगर वंशावली देंगे, आप बता देंगे खाता नंबर खेसरा नंबर ये नहीं है, आपको वो भी नहीं पता है, तो आप बता दीजिए, तो वो क्या होगा, वंशावली आपकी और उनकी मैच हो जाएगी। तो जब वंशावली मैच हो जाएगी तो जो सर्वे टीम है तो उनको ट्रेंड है, उनको पता है कि यह वंशावली में इनका जो ज़मीन का कागज़ मिल गया, इधर से नहीं आया, उनको पूछेंगे भी तो आप बता देना कि इनका नाम ये है, वो आपको कागज़ देंगे। अगर फिर भी वो कागज़ नहीं देते हैं तो आप जो है उस कागज़ का नकल निकलवा लीजिए अंचलाधिकारी के पास जा कर के, या फिर जो है रजिस्ट्री ऑफिस से निकलवा लीजिए और उसका जो है नकल निकलवा के आप दे दीजिए। आपका कागज़, आपका जो है ज़मीन आपके नाम पे आपका सर्वे हो जाएगा। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं मोहम्मद आदिल जी, और ये लिखते हैं घर मकान तो है मगर उसका रजिस्ट्री पेपर है, म्यूटेशन है और रसीद भी है। यानी यह गैर मजरूआ खास ज़मीन की बात कर रहे हैं, आम ज़मीन की बात कर रहे हैं जो सरकार खाली कराने वाला है। तो जिसका रसीद है, जिसका सब कुछ है, लीगली तरीके से है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त डरने का, आप बेफिक्र रहिए। अगला जो कमेंट है वो लिखने वाले हैं शहजाद खान, और ये लिखते हैं भाई हमारी एक ज़मीन है बहुत पुरानी, उसमें 1914 में हमारे दादा का नाम है, खानदान बड़ा होने की वजह से एक लोगों के नाम है, दूसरे का नाम नहीं, पर 1914 के पेपर में नाम है, उसके बाद वाले पेपर में नाम हटवा दिया गया, क्या सॉल्यूशन है भाई। तो भाई सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1914 से आज तक अभी तक आप क्या कर रहे थे। हाँ, मैं मानता हूं कि पहले के लोग जागरूक नहीं थे, कोई बात नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, आप अभी जागरूक हुए हैं, आपको पता चल गया है। तो जब सर्वे टीम आएगी या फिर अभी भी आपके पास टाइम है, आप 1914 का जो है पेपर है वो उठाइए, अपना वंशावली बनाइए प्रॉपर तरीके से, उसके आधार पे जो है आप उसका जो है दाखिल खारिज के लिए आप पिटीशन दीजिए, आप पंचनामा कराइए उसका, उससे भी नहीं होता है तो आप सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं। तो यह सब कराइए, आपको जो है आपके हक की ज़मीन पक्का मिलेगी। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि जो 1914 के बाद आप ये देखना कि आपके दादाजी या जो परदादा हैं, जो भी पूर्वज हैं 1914 से पहले, उन लोगों ने ज़मीन रजिस्ट्री तो नहीं कर दिया उनके नाम पे। रजिस्ट्री अगर उनके नाम पे कर दिया है तब कुछ नहीं हो सकता है, अगर रजिस्ट्री नहीं किया है, उन लोगों ने मिली भगत से ये किया है, तो आप बेफिक्र उनका वंशावली बनाइए प्रॉपर तरीके से, और आप जो है उसका क्लेम कर सकते हैं, आपके हिस्से का ज़मीन आपको पक्का मिलेगा दोस्त। तो दोस्तों आज के कमेंट बॉक्स में यही कुछ यूनिक से सवाल थे, तो मैंने इनको पिक किया। आप जो है आपके मन में भी अगर कोई डाउट है तो आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, हो सकता है अगले संडे को आपका क्वेश्चन पिक हो जाए और मैं एक फ्रेश नया कमेंट बॉक्स लेकर के आऊंगा, और इसी तरह का वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो भाई, एकदम बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी कर दो इस वीडियो को, अच्छा लगे तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।